अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। प्रीवियस पार्ट में बोलूँगी नहीं, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। सारे लोग जो है डिनर वगैरह करके सो जाते हैं। आरू थोड़ी सी अपसेट थी, उसके दिमाग में कई सारे चीज़ें चल रहे थे। वो सारे सोचते सोचते वो सो जाती है। इधर ईशा भी, उसके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ना वो भूल पा रही थी, ना वो सह पा रही थी। वैसे ही वो रात ख़त्म होती है, अगले मॉर्निंग होती है। ईशा एज़ यूज़ुअल अपने टाइम के हिसाब से उठती है। वो कुछ काम वगैरह करके दादी की बहुत मदद करती है। ब्रेकफास्ट की वक्त होती है तो वो आरू के लिए कॉफ़ी बना के जैसे ही जाएगी, आरू खुद से आती है और वो एकदम से बोलती है कि जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आ गए हैं। ईशा एक बार उसकी तरफ देखती है और फिर वो कॉफ़ी जो है दे देती है। तभी आरू की पापा भी एकदम से आते हैं, बोलते कि एक कप कॉफ़ी तो हम भी डिज़र्व करते हैं, बेटा कभी कभार हमें भी दिया करो। तो एकदम से ईशा पीछे पलटती तो देखते आरू की पापा है। इधर आरू अपनी पापा की तरफ देख के वो स्माइल पास करके वो दूसरी तरफ चले जाते। ईशा जो है ये सीन देख के वो मनी मन बोलती है ये क्या बात हुई, मतलब अंकल जी भी शुरू हो गए। तो वो अंकल की तरफ देखती है और बोलती है अंकल अगर आपको कॉफ़ी चाहिए तो आप सीधा बोल दो ना, ये इतनी ये बात को इस तरह बोलने की मतलब। तभी आरू की पापा एकदम से उसके सामने जाते हुए उसके सर पे हाथ रखते हैं, बोलते अरे बेटा इतना तो चलता ही है ना, चलता है ना, मैं भी तो एक कप कॉफ़ी डिज़र्व करती हूँ। हमेशा मेरी बेटी को दोगे तो कभी कभी कभार मुझे भी दिया करो ना एक कप कॉफ़ी, तुम्हारी ससुर के नाते। जैसे ही ये बोलती है तो ईशा तो एकदम शॉक्ड, वो बस घूर के देखती है अंकल को। और तभी आरू की दादी भी आती है और बोलती है नहीं नहीं, तुम दोनों क्या कर रहे हो, एक काम करो ना, तुम दोनों ही बात करो, हम तो यहाँ पे है नहीं। ईशा तुम पहले आरू को दोगी फिर तुम्हारे ससुर को देना, मैं तो भाई यहाँ से माइनस हो चुका हूँ ना। तभी एकदम से ईशा बोलती कि नहीं नहीं दादी, छी ये क्या बात बोल रही हो आप, माइनस क्यों, अरे आप भी तो हो ना, अगर देनी है तो सबको दूंगी। तभी आरू की दादी हंसती है, बोलती कि अच्छा तो दो ना। तो ईशा फिर से जाती है, वो फिर से कॉफ़ी बनाती है और दादी को और आरू के पापा को भी देते हैं। तो ईशा को भी अच्छी लगती है कि चलो अच्छी बात है कि आरू और उसके पापा नॉर्मल हो चुके हैं, प्रॉपर तरीके से बात करते हैं। और ऐसे ही सुबह जब ब्रेकफास्ट करते हैं आरू अपनी पापा से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करती है बिजनेस के सिलसिले में। और फिर वो ईशा की तरफ देख के वो बोलती कि वो मैडम आपको यहाँ पे बैठ के मतलब ब्रेकफास्ट में आप ब्रेकफास्ट करते हुए सिर्फ मुझे ही घूर के देखोगी, या फिर हमें ऑफिस भी चलनी है, बहुत सारे काम हैं। और हमारे दोस्त भाई वो तो सुबह से मुझे कॉल कर करके पागल कर चुकी है, उसको भी वो सारी चीज़ सुननी है। आपके फ्रेंड ने आपको कॉल नहीं की क्या? तभी ईशा एकदम से बोलती है एक्चुअली मेरे फ़ोन मेरे कमरे में है, फ़ोन तो मैंने नहीं देखी। तभी आरू बोलती है अच्छा तो ये बात है, मोहतरमा ज़रा अपनी फ़ोन देखिएगा। मैं पक्का श्योर हूँ, देखिए आपकी पेना ने आपको कितने सारे कॉल किए हैं। तभी जो है वो हंसती है, वो बोलती कि ओ नहीं पता, बाद में देख लूँगी, कंपलसरी है क्या, अभी देखनी होगी क्या? तभी आरू बोलती कि नहीं नहीं अभी नहीं देखनी होगी, बाद में देख सकते हैं आप। हमारी वैसे भी टाइम तो हो चुकी है ऑफिस जाने की, कृपया करके अगर आप मतलब रेडी है जाने के लिए तो क्या मैं ले जा सकती हूँ आपको ऑफिस, या फिर संजना को बुलानी पड़ेगी? जैसी ही ये बोलती है ईशा घूर के देखती है आरू को, बोलती कि थोड़ी सी वो लो वॉइस में बोलती कि टोन काटना ज़रूरी है क्या? हाँ। तभी आरू हंसती है और बोलती कि नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या है ना किसी को मेरे साथ के अलावा अपनी दोस्त की संग पसंद है कुछ ज़्यादा, इसलिए सोचे कि अगर आज भी अगर मेरे साथ ना गए तो उसको बुला लूँगी ना। तभी ईशा बोलती है इतनी भी स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तभी आरू हंसती है।
फिर दादी बोलती कि अब बस भी करो तुम दोनों, ये क्या कुत्ते बिल्ले की तरह तुम लोग झगड़ते रहते हो। तभी एकदम से आरू हंसती है और बोलती दादी छी, आपको कुछ और नहीं मिला, कुत्ता बिल्ली, अरे मैचअप नहीं है ना, दोनों बिल्ली बोल देते या फिर दोनों कुत्ते बोल देते। तभी आरू की पापा भी एकदम से हंसते और बोलती है चुप कर जाओ अब तुम दोनों भी, मम्मी क्या है आप भी ना। तभी आरू की दादी बोलती है तुम्हारी बेटी को देख रही हो ना तुम, हाँ दिन पे दिन ये बेशर्म होती जा रही है। तभी आरू के पापा बोलते अब छोड़िए ना, बच्चे हैं, मजाक मस्ती तो करती रहेगी। तभी आरू की दादी बोलती कि छोड़ो अब तुम्हारा भी क्या, तुम भी तो सेम हो, मैं किसको बोल रही हूँ। ऐसे ही थोड़ी बहुत वहाँ पे मजाक मस्ती चलती रहती है। फिर ये लोग जो है प्रॉपर रेडी होके जाते हैं ऑफिस। ऑफिस जैसे पहुँचते हैं इधर, ईशा गाड़ी में ही अपनी फ़ोन को चेक करते तो करीब जो है 20 मिस कॉल आ चुके थे पहना की। तो ये लोग जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं, वहाँ पे पहुंच के ही देखते हैं कि शनाया और पहना हाजिर है। जो आरू और ईशा है दोनों एक दूसरे की तरफ देखती, इधर पहना जो है गुस्से में जाती है ईशा की तरफ और बोलती कि तेरी फ़ोन क्या है, ये फ़ोन किस लिए रखी है, ज़रा ये बता। तभी ईशा बोलती अरे अरे वो थोड़ी सी बिजी थी यार, फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं थी, क्या हो गई। तभी प्रेरणा बोलती कि हाँ फ़ोन की तरफ ध्यान नहीं थी, किस पे ध्यान थी, सिर्फ आरू पे है ना, तेरी ध्यान तो सिर्फ आरू पे टिकी हुई होती है, दुनिया में और किसी के ऊपर तेरी ध्यान जाती नहीं ना नज़र आती है। तभी संजना बोलती कि सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ऐसी ही होती है, सिर्फ इसको ना दूसरों को सिर्फ तड़पानी आती है, इनका तो अलग जोन है। तभी एकदम से या संजना की तरफ देख के बोलती कि ये आग में घी डालने की काम ना करो तुम, चुपचाप खड़ी हो साइड पे और खड़ी रहो, क्या क्या दिक्कत है। तभी संजना बोलती नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कुछ बोली क्या। तभी ईशा पिन्ना को बोलती क्या हुई, क्या हो गई, इतने सारे कॉल क्यों, कोई दिक्कत है, कुछ हुआ है, क्या हुआ तू बोल तो सही। तभी प्रेरणा बोली अरे यार 2 हफ्ते बाद जो है शादी है, मुझे पार्लर जानी है, बहुत सारी चीज़ करनी है, बहुत सारे शॉपिंग वगैरह बाकी रह गई है, ये वो तो बोलते जा रही थी। तभी ईशा बोलती कि अरे मेरी माँ सांस ले ले, सांस ले ले, अरे एक ही सांस में तू कितने सारे चीज़ें बोल रही है, आराम से कूल डाउन रिलैक्स, सब कुछ हो जाएगी, 2 हफ्ते तो है ना। तभी जो प्रेरणा बोलती है यार बस 2 ही हफ्ते है, मतलब तू सोच ना कितने सारे काम बाकी है, मेरे सारे दोस्तों को बुलानी पड़ेगी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो फिर ना जो ईशा है वो हंसती है और एकदम से उसको साइड में लेके जाके बैठाती है और बोलती, वहाँ पे साइड में पानी की बोतल थी, वो पानी देते और बोलती कि मेरी जान पहले पानी पी ले, हाँ वरना ये सांस ना जो फूल रही है पता नहीं क्या होगी तेरी, तू पहले आराम से पानी पी। और फिर वो संजना की तरफ देखते और बोलती कि संजना, संजना बोलती कि हाँ मैडम बोलिए, हाँ मैं तो आपके लिए हूँ मैडम, ऑर्डर कीजिए क्या चाहिए आपको। तभी एकदम से ईशा बोलती कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है। तो संजना बोलती कि ओके ओके फाइन सॉरी, क्या चाहिए। तभी बोलती कि यार कुछ कुछ खाया तुम लोगों ने, ब्रेकफास्ट वगैरह किया हो गया, या फिर ऐसे ये शादी की जो खुशी के होने की खुशी में जो है मन में लड्डू फूट रहे थे, उसी चीज़ में तुम दौड़ते दौड़ते आ गए यहाँ पे। तभी प्रेरणा बोली अरे यार मन नहीं की थी ना, ब्रेकफास्ट तो नहीं की। तभी ईशा ना संजना को बोलती है यार कुछ नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम कीजिए। तभी वो बोलती हाँ हाँ ज़रूर, आपके लिए तो हैं हम, आप बोलेंगे मैं ले आऊँगी, बस इसी चीज़ के लिए तो मुझे रखी है ना, या फिर आपकी असिस्टेंट बना लीजिए ना मैम, एकदम लाइफ टाइम फुल गारंटी। तभी एकदम से ईशा बोलती कि संजना क्या है। संजना बोली यार देखो तुम कल से ना, परसों से मुझे इतना परेशान कर रहे हो और आज भी यार, मैं क्या तुम्हारी असिस्टेंट हूँ क्या, कभी ये करो। तभी ईशा एकदम से बोलती कि बाबा प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं ना दोस्त के खातिर। और अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरे असिस्टेंट होने में क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है।
अब भाई तुम तो बड़े ही बोलती हो कि भाई हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, ये कर लेंगे। तभी संजना बोलती कि ये वाला चीज़ नहीं, ये वाला चीज़ नहीं, ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करो तुम मुझे। तभी शास्त्री बोलते फिर जाके ले आओ ना। तो वहाँ पे संजना चली जाती है। तो आरू जो है वो शनाया की तरफ देखती है और बोलती कि क्या हुआ। बोलेगी सुबह सुबह मेरे ऑफिस क्या हुआ। तभी शनाया बोलती है अरे यार इसने दिमाग ख़राब करके रख दिया मेरी कल रात से। तभी आरू बोलती कि किसने। तभी शनाया जो है पेना की तरफ देखती है तो पेना घूर के बोलती कि मैंने क्या दिमाग ख़राब कर रखी है तुम्हारी, हाँ ज़रा बोलो तो। तभी शनाया बोली और तो क्या, मुझे कॉल पे कॉल किए जा रही थी कि यार 15 दिन रह गए कि हम कैसे सारे चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, ये वो वगैरह। मुझे पूरी रात सोने तक नहीं दी यार, दिमाग ख़राब करके रख दिया है, सो नहीं पाई मैं इसके चक्कर में। तभी एकदम से आरू हंसते और बोलती कि वैसे भी शादी के बाद तो सोने वाली है नहीं, अभी से जो है प्रैक्टिस कर ले। ये बात सुन के शनाया घूर के आरू को देखती हूँ गुस्से वाली नज़र से। ईशा भी हंस देती है। तो एकदम से आरू बोलती अरे मजाक कर रही हूँ, वैसे भी सही तो है ना, देख शादी के बाद तो वैसे भी सोने वाली है नहीं क्योंकि रात तो रंगीन होगी ना। सच बता, तो अभी से प्रैक्टिस कर लेना। तो भी एकदम से शना बोलती तू तू चुप करेगी ना, वैसे भी ना जब तेरी बारी आएगी ना मैं देखूंगी। जैसे ही ये बोलती है ना तो ईशा एकदम चुप हो जाती है, हारू भी चुप हो जाती है। हारू ईशा की तरफ देखती है, ईशा हारू की तरफ देखती है। प्रेरणा समझ जाती है ईशा की ये चुप्पी को। तो प्रेरणा शनाया की तरफ घूर के देखती है और बोलती है कि तुम्हारी मुंह से कुछ अटकती नहीं है क्या, जो भी आती हो एकदम से बोल देती हो, बोलने से पहले नहीं सोचती तुम। फिर शनाया बोलती कि यार मैंने क्या गलत बोल दी। फिर प्रेरणा बोलती है कि चुप करो यार, लगाम नहीं है क्या, जो आती है बोल देती हो। तभी आरू बोलती है कि इट्स ओके प्रेरणा, सही तो बोला है, इसने गलत क्या बोली है। तभी प्रेरणा बोली वो तो तुम भी जानती हो आरू क्या गलत बोली है। फिर शनाया भी थोड़ी बहुत बात जो हो वो चीज़ को समझ पाती कि हाँ शायद इस चीज़ से ईशा थोड़ी सी वो मायूस हो गई है क्योंकि उसकी भी तो चाहत है ना शादी की, लेकिन अब ऐसा होने वाली तो है नहीं। तो उस वो भी अपसेट हो जाती है। तो शनाया फिर से बोलती कि आई एम सॉरी यार वो। तभी आरू बोलती अरे चल कोई ना। तब तक ये जो है संजना भी आ जाती है नाश्ते वगैरह लेके। वो सबको नाश्ते देते हैं क्योंकि आरू और ईशा जो थे वो तो करके आए थे तो सिर्फ थोड़ी सी चाय पीते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये लोग सारे बात करते हैं। बात करने के बाद शनाया और प्रेरणा चली जाती है। जाते वक्त प्रेरणा जो है वो जो ईशा से थोड़ी बहुत बात करती है उससे बोलते हैं यार मायूस मत होना, एक वक्त ऐसा भी आएगी जब तेरी भी शादी होगी और अपनी आरू से होगी, तब तेरी खुशी देखने के लिए मैं बेताब हूँ, मुझे इंतज़ार है उस पल का। ईशा कुछ नहीं बोलती है। ये लोग चले जाते हैं। चले जाने के बाद जो है ये लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। दोपहर होती है, ये लोग मिलकर लंच करते हैं। ईशा की मूड थोड़ी सी अपसेट थी, हारू समझ तो पाती है लेकिन उसके पास उसे जो है हौसला देने की कोई वजह नहीं थी या फिर कोई वे नहीं था। आखिर कैसे देती वो, क्या बोलती कि डोंट वरी मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, लेकिन कैसे करती, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है। संजना भी समझती है तो संजना आरू को इशारा करती है कि कोई बात नहीं वो ठीक हो जाएगी। ऐसे ही ये लोग काम में बिजी हो जाते हैं। शाम के वक्त एकदम से आरू की फ़ोन पे उसके पापा की कॉल आती है। वो थोड़ी बहुत अपनी पापा से बात करके वो एकदम से बोलती कि ठीक है पापा मैं आती हूँ, ये बोलती है। और वो जो है जैसे ही ऑफिस ख़त्म होती है वो एकदम से संजना की तरफ देखती है। तो जिस तरह से वो संजना की तरफ देखती है संजना उसे घूर के देखती है और बोलती कि आरू देखो आई नो यू लव मी बट इस तरह से मत देख यार, तेरी इस तरह से देखने का अंदाज ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देख अगर तू ये बोल रही है कि आज भी ईशा को मैं घर छोड़ूं तो बेटा दिस इज़ नॉट फेयर। मुझे आज समय से मिलने जानी है और आज ना मैं कोई बहाना नहीं मार रही हूँ, पक्का मुझे मिलने जानी है। तभी एकदम सारू बोलती कि तो क्या हुआ, हाँ
मिलने जानी है तो क्या हुआ, उसको घर छोड़ के फिर मिलने नहीं जा सकती क्या तू? इतनी से काम नहीं कर सकती तू? ये है दोस्ती, ये है तेरा। तभी एकदम से संजना बोलती है यार, ये यारो तू किस लाइन पे जा रही है? अरे तू डिट्टो कॉपी कैट बनती जा रही है ईशा की। पता है तुझे, वो भी बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही ब्लैकमेल करती है, इमोशनल ब्लैकमेल। तू है उसकी जैसी मत बन। तभी जो है ईशा एकदम से जाती है, क्योंकि ऑफिस ख़त्म हो चुकी थी, तो वो आरू के पास जाती है कि कब निकालने वाले हैं। तो देखती है कि यहाँ पे तो कोई और सीन चल रही है। तभी ईशा बोलती है कि क्या मतलब, क्या कॉपी कैट? हाँ। तभी संजना बोलती कि लो 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 आ गई, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ। तुम जैसे मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती हो ना, डिट्टो डिट्टो तुम्हारी बंदी मुझसे वही चीज़ कर रही है। देखो देखो ये क्या बोल रही है। तभी ईशा आरू की तरफ देखता हुआ, देखिए क्या हुआ आरू? तभी आरू बोलती यार मुझे कुछ काम है, एक्चुअली पापा ने उनका ऑफिस बुलाया है, तो मुझे वहाँ पे जानी है। तो मैंने इसको बोला कि यार प्लीज़ वो तुम्हें छोड़ दे घर। और इसने इसने पता है क्या बोला? इसने बोला है कि नहीं, इसको जो है समय से मिलने जानी है। तभी मैंने बस इतनी सी बात बोली, ये तेरी दोस्ती, ये तेरा उसूल। तभी ईशा हंसती है और वो संजना की तरफ देखता बोलती कि हाँ भाई क्यों, क्या दिक्कत है? आजकल तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? हाँ क्यों, मेरे लिए प्यार कम हो गई क्या? तो ईशा बोलती कि संजना बोलती कि लो लो भाई, अब ये दिन देखने के लिए बाकी रह गई थी बस। मतलब तुम मेरे प्यार पे सवाल उठाओ ईशा, ये थी मेरी मोहब्बत है? तुमने मेरी मोहब्बत पे दाग लगा दी। तभी एकदम से ईशा उसको एकदम से माथे पे टपरी मारते हुए बोलती कि क्या नौटंकी है, अरे सिनेमा में चले जाओ ना, बहुत अच्छे चांस मिलेगी तुम्हें। तभी संजना बोलती अरे चांस तो मिली थी, अरे मुझे तो डायरेक्टर लेने के लिए पागल पड़े थे, अरे बस मुझे ही नहीं पसंद थी तो मैंने मना कर दिया सामने से। हाँ भाई, मैं फिल्मों के लिए जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थी ना, मुझे बिजनेस में दिलचस्पी थी। तभी जो है ईशा हंसती और बोलती कि अच्छा, फिल्मों वाली तो हर एक चीज़ करती हो, डायलॉग चुन चुन के बोलती हो, एक्टिंग भी लाजवाब तरीके से करते हो, और बोलती हो सिनेमा में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं थी, चल झूठी। तभी एकदम से जो संजना है वो बोलती कि नहीं नहीं झूठ नहीं, सच बोलते हैं। अच्छा चलो यार, आप क्या ही कर सकते हैं, चलो तुम्हें लेके चलते, चलो डेट पे चलोगी क्या? एक्सचेंज ऑफर याद है ना? तो ईशा हंसती है और बोलती है तुम ना एक पॉइंट को छोड़ती नहीं कि दूसरा पकड़ लेती हो। चलो, लेकिन डेट पे नहीं, सीधा घर छोड़ो मुझे पहले। तो संजना हंसते बोलते कि जो हुक्म मेरे आका, आप बोलो और हम ना करें, ऐसा कभी हो सकती है क्या? चलिए। तो उसको लेके जो है वो आरू की तरफ देख के उसे बाय वगैरह बोल के वो चले जाते हैं। इधर आरू की फ़ोन पे फिर से कॉल आती है, तो आरू की पापा एकदम से आरू की ऑफिस के बाहर आते हैं गाड़ी लेके। आरू ऑफिस से निकल के जैसे ही पार्किंग साइड पे जाएगी तो उसके पापा एकदम से हॉर्न बजाते हैं। आरू देख के थोड़ी सी शॉक होते हो जाते हैं और बोलते कि पापा आप। तो उसके पापा बोलते हैं कि आज मेरी कार से सवारी कर लो, तो क्या मैं अपनी बेटी को ले जा सकती हूँ? तभी आरू हंसती है और बोलती कि क्या आप भी ना पापा, फिर मेरा गाड़ी का? तभी वो बोलते कि कोई ना, ड्राइवर घर तक पहुँचा देंगे, तुम चलो मेरे साथ, मुझे कहीं जाना है। तभी आरू बोलती कि कहाँ पापा? तो आरू की पापा बोलते कि बेटा सवाल कम करो, चलो मेरे साथ। तो आरू बैठ जाती है अपने पापा के साथ। ये लोग जाते हैं कहीं, करीब 20 मिनट ड्राइव करने के बाद वो एकदम से रुकते। तो आरू जगह देख के थोड़ी सी शॉक होती, क्योंकि ये थी ईशा के घर। कहीं ईशा के घर थी, लेकिन ये घर तो आरू की थी। तो वो एकदम से आरू के पापा की तरफ देखे, बोलती कि पापा पापा यहाँ पे? तभी आरू की पापा बोलते कि हाँ यहाँ पे, उतरो तुम्हारी ससुराल है। तभी आरू हंसती है और बोलती कि अभी तक कहा पापा? तो बोलती कि हाँ अभी तक नहीं है, हो जाएंगे, कोई बात नहीं, उतरो तो सही। तो उतरती है
और जो है ये दोनों बाप बेटे मिल के जाती है, डोरबेल बजाती है। डोरबेल जैसे ही बजाती है वहाँ पे ईशा की मॉम एकदम से डोर ओपन करती है। जैसे ही ओपन करती तो आरू को देखती तो है, लेकिन शौक तो तब होती है जब वो देखती है आरू की पापा। वो एकदम से हाथ जोड़ के बोलती कि अरे भाई साहब आप यहाँ पे अचानक। तभी आरू की पापा बोलती कि बेटी की ससुराल आए हैं तो इतना शॉकिंग वाली बात नहीं है, नॉर्मल बात है, नॉर्मल लीजिए, हाइपर मत होइए। आज मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं आरू के पापा के हिसाब से आए हैं, तो आपके मिस्टर है क्या? तभी एकदम से आलू ईशा की मॉम बोलती कि हाँ वो कुछ देर पहले ही आए हैं। तो बोलती कि चलो अच्छी बात है, कम से कम घर पे तो है, तो हम अंदर आए या बाहर से बात करें? तभी ईशा की मॉम बोलती कि नहीं नहीं अंदर आइए। तो वो थोड़ी सी साइड हो जाती है, ये लोग अंदर जाते हॉल में बैठते हैं, आरू भी बैठते हॉल में। इधर ईशा के पापा भी एकदम से आते हैं और वो आके ही बोलती कि कौन आए हैं। तभी ईशा के पापा जैसे ही आरू के पापा को देखते वो शॉक हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं आरू के पापा को, मतलब इतने बड़े बिजनेसमैन, ऊपर से उनको इतनी बड़े बड़े चीज़ों से वो चीज़ हुई है, उनका आमना सामना हुआ है, तो वो उस वे में थोड़ा सा उनके लिए वो था कि इतने बड़े आदमी। तो एकदम से बोलती है अरे मिस्टर राठौड़ आप ही यहाँ। वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। आरू के पापा बोलते कि मिस्टर त्रिवेदी कैसे हैं आप, सब कुछ ठीक है? तभी ईशा के पापा बोलते कि जी 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 बिल्कुल सब कुछ ठीक है, आप अचानक यहाँ पे कुछ इशू हो गए हैं, अब मैंने क्या कर दिया? तभी आरू के पापा हंसते हैं और बोलते कि नहीं नहीं, फ़िलहाल अभी आपने कुछ नहीं किया, और आप घबराइए मत, मैं रूडली बात नहीं करूँगा आज आपसे, मैं बस आज अपनी बेटी की तरफ से उसके पापा बन के आई हूँ। और एक बेटी की बाप, आप खुद एक बेटी की बाप हो, तो उस हिसाब से हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो वो साइड में आते हैं, वो बैठते हैं, बहुत सारे बातें होते हैं वहाँ पे। आरू की पापा एक वक्त ऐसा आते वो अपने हाथ जोड़ते हैं ईशा के पापा के सामने, जिसे देख के आरू, ईशा के मॉम और ईशा के पापा भी शॉक हो जाते हैं। वो एकदम से हाथ जोड़ के बोलते हैं कि देखिए भाई साहब, मेरे पास कोई कमी नहीं है, चाहे वो पैसे की हो या किसी और चीज़ की, कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ आपकी बेटी की अगर आप ये चीज़ ना करे तो एक कमी रह जाएगी, वो है मेरी बेटी की मोहब्बत की कमी, जो कभी मुकम्मल ना होगी अगर आप इनकार कर देंगे तो मैं एक बाप के हिसाब से अपनी बेटी की तरफ से आपसे आपकी बेटी को मांग रही हूँ। कभी उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी हमारी तरफ से, बेटी की तरफ से बेटी की तरह उसको रखेंगे हम, कभी कोई चीज़ की कमी नहीं आएगी। ये मेरा राठौड़ अर्नव राठौड़ का वादा है आपसे, आप एक बार हाँ कर दीजिए इस रिश्ते के लिए, और मेरी बेटी के लिए आपकी बेटी की हाथ मैं मांग रहा हूँ आज सामने से, प्लीज़ आप इनकार मत कीजिए। यहाँ पे ईशा के पापा शॉक थे और ईशा की मॉम भी, उन दोनों को ये जो है बिल्कुल भी वो इल्म नहीं थी कि इस तरह से आरू के पापा आके ये सारे बात बोलेंगे। और ईशा के पापा तो शौक हो जाते, इतने बड़े आदमी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, वो चुप हो जाते। तभी आरू एकदम से अपने पापा के हाथ को एकदम से पकड़ते और बोलती कि पापा प्लीज़ ना, ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, प्लीज़ मत करो ना। तभी आरू के पापा बोलते कि बेटा अपनी बेटी की खुशी के लिए इतना तो बनती भी है, तुम ये फिक्र मत करो, चाहे मैं दुनिया में सबसे बड़ा इंसान क्यों ना हूँ, पर अगर बात मेरी बेटी की खुशी की है तो झुकने में क्या जाता है, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम ये सब मत सोचो। और वो खुद एक बेटी की बाप है, मुझसे बेहतर तो वो जानते हैं। तभी आरू जो है ईशा के पापा की तरफ देखते हैं और वो एकदम से खड़ी होकर इनके सामने आ जाते हैं। एकदम से बोलती कि अंकल आपको पता नहीं मुझ में ऐसा क्या देखा कि आप इस चीज़ से सीधा मुकर गए,
आपको मेरे साथ ईशा को जोड़ते हुए देखना भी पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता, एक्चुअली में नहीं पता कि आपको मेरे बारे में ऐसा कौन सी चीज़ पता है। पर एक बात है, मैं आपकी बेटी को ना बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, बहुत करती हूँ, बहुत हद से ज़्यादा। कितना करती हूँ ये चीज़ ना मैं बोल के आपको समझा नहीं सकती, और शायद आप समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन उससे ना बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी करती है, ये चीज़ आपको पता है। मैं जानती हूँ आप, जब तक आप नहीं मानोगे वो मुझसे शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती है। वो अपने पापा की बात को बहुत मानती है, ये बात मुझे पता है। जब तक आप नहीं मानोगे ना, वो मुझसे शादी नहीं करेगी। भले ही मेरे साथ रहती है, लेकिन वो एक दायरे में रहती है, अपने आप को रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने पापा की भी वो थी, वो है और रहेगी हमेशा। देखिए अंकल, मुझे ना अपनी चीज़ों को पता नहीं मैं कैसे साबित करूँ आपके सामने, नहीं पता। पर सच बोल रही हूँ, मैं आपकी बेटी को ना बहुत प्यार करती हूँ, बहुत खुश रखूँगी। एक मौका तो देख के देखिए आप। जब भी अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मैं आपकी बेटी को खुश ना रख पा रही हूँ, उसको तकलीफ़ हो रही है, तुरंत आप जाना, उसको मेरे पास से ले आना। जब भी आपको थोड़ी सी भी वो लगे कि आपकी बेटी तकलीफ़ में है, परेशानी में है, मुझसे ज़्यादा हक आपकी बेटी की आपको होगी। आपको वो हक है, आप जब भी जाओगे उसे ले आ सकते, पर एक मौका तो दो मुझे, एक मौका तो दो प्लीज़। 2 दिन से वो अपसेट है, क्योंकि हमारी दोस्त, आपको तो पता है ना, वो प्रेरणा और शनाया मेरी दोस्त, उन दोनों की शादी तय हुई है 15 दिन बाद। वो उसकी फेस पे ना वो चीज़ आ रही है, वो मुझसे सवाल कर रही है आंखों से ही कि हमारी कब होगी शादी। मैं उसको हौसला नहीं दे पा रही हूँ अंकल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपसे जुड़ी है। एक बार मुझे मौका तो दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक बार मौका दे के देखिए। कभी आपकी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, उसे हर एक खुशी दूंगी, कभी तकलीफ नहीं होगी उससे। अगर कभी आपको ऐसा लगेगा ना, तो आप सीधा जाना, उसका हाथ पकड़ के ले आना अपने पास। प्लीज़ कम से कम एक मौका दीजिए आप मुझे, एक मौका दीजिए। अपनी बेटी के लिए ही भला, उसकी खुशी के कारण मुझे एक मौका तो दे के देखिए प्लीज़। अगर आप कहोगे ना, तो मैं शादी के बाद आप अपनी बेटी को यहाँ पे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर प्लीज़ एक मौका तो दो मुझे, अपनी चीज़ों को साबित करने में कि हाँ, मैं भी आपकी बेटी को खुश रख सकती हूँ। उसे उसे कोई भी चीज़ भी की, कुछ भी चीज़ों की कोई कमी नहीं होगी, कभी कभी भी कोई भी कमी नहीं होगी। और मैं उतनी मुकाम में हूँ कि मैं आपकी बेटी की सारी चीज़ों को संभाल सकती हूँ। मैं उतनी जो है अपने लाइफ में स्टेब्लिश हूँ कि आपकी बेटी की हर एक ख्वाहिश को पूरी कर सकती हूँ। तो फिर क्यों क्यों मैं एक मौका डिज़र्व नहीं करती अंकल? वो ये बोल ही रहे थे, ईशा की मॉम वो एकदम से आती है उनके हस्बैंड के साइड में, बोलती कि अब तो मान जाओ, देखो वो आपकी ही बेटी के लिए गिड़गिड़ा रही है। एक बार तो देखो ना, मेरी बात मान के देखो ना, एक मौका दे के देखो, अपनी बेटी की खुशी के लिए एक मौका दे के देखो ना। और वो ये बोल तो रही है ना कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी बेटी को तकलीफ़ हो रही है, तो तुरंत जाइए और लेके आइए। ये कुछ नहीं बोल पाएगी, रोक भी नहीं सकती आपको। मेरी बात मान लो ना प्लीज़, ये एक मौका अपनी बेटी की खुशी के लिए, वो बेटी जिस पे जान छिड़कती है आपकी, वो बेटी, एक मौका दो ना। वहाँ पे बहुत सारे बात होते हैं, करीब आधे घंटे और वहाँ पे बहुत सारे बात होती है। फिर जो है
एकदम से आरू और आरू की पापा वहाँ से निकल के आते हैं। आके ये लोग घर जाते हैं। इधर ईशा बहुत इंतज़ार कर रही थी कि इतनी देर तक ये लोग कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं। बहुत परेशान भी थी वो, आरू को कॉल पे कॉल किए जा रही थी, आरू फ़ोन उठा नहीं रहे थे। तभी एकदम से ये लोग जैसे ही घर पहुँचते, ईशा जो है हॉल में ही टहल रही थी, तो एकदम से वो आरू को देखे बोलती कहाँ रह गई थी। हाँ, कॉल पे कॉल किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ, कहाँ हो तुम। तभी आरू एकदम से बोलती कि ईशा रिलैक्स। तभी पीछे उसके पापा आते हैं और वो बोलती कि अरे मेरे साथ थी, अरे मैं नहीं लेके गई तुम्हारी ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलती हो, जाने मन या कुछ। तभी एकदम से ईशा बोलती है अंकल आप भी ना क्या बातें करते रहते हो। तभी आरू के पापा बोलते कि हाँ तो क्या, हम बस बेटा मेरे ऑफिस में कुछ काम थी तो हम दोनों ही वहाँ पे थोड़ी सी बिज़ी हो गए थे। सॉरी अगर मेरे कारण तुम्हारे जो भी हो वो अगर कॉल नहीं उठा पाए तो उसके नाते मैं सॉरी बोल देता हूँ। तभी ईशा बोलती कि नहीं नहीं अंकल आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप सॉरी मत बोले। तभी एकदम से आरू की पापा बोलते कि बेटा तुम मुझे अंकल बोलते हो ना, ये अंकल वाला वर्ड मुझ पे सूट नहीं करता ना, एक काम करो ना तुम मुझे पापा बोल लो ना। जैसे ही ये बोलते ईशा तो घूर के देखती है आरू को, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोलेगी। तब भी आरू की दादी भी आती है, बोलती कि हाँ ये बात तूने सही बोला है बेटा, हाँ हाँ ईशा ये अंकल अंकल क्या लगा रखा है, तुम जब अंकल बोलते हो मुझे लगता है कि मेरा बेटा ना बुढ़ा हो गया है। तभी आरू की पापा बोलती क्या मम्मी यार, मेरा चामनेस अभी तक है, मैं उतना मेरा उतना भी उम्र नहीं हुआ है कि आप मुझे बुढ़ा बोल रहे हो क्या मम्मी। तभी आरू की दादी हंसती है और आरू भी हंसती है। तो ईशा बोलती कि ठीक ठीक है पापा। जैसे ये बोलते तो आरू की पापा बोलती कि लो ये हुई ना बात, पापा बुलाया करो अच्छी लगती है मुझे। फिर ये लोग जाते हैं फ्रेश वगैरह होके आते हैं। आरू थोड़ी सी चुपचाप थी, वो अपसेट थी। ईशा बहुत बार उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन आरू ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है। ये लोग डिनर वगैरह करके ये लोग जो है वो ब्रेकफास्ट सॉरी डिनर वगैरह करके सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग होती है, अगली मॉर्निंग से ही थोड़ी सी टफ शेड्यूल हो जाते हैं ऑफिस वगैरह के। ऐसे ही करीब एक हफ्ते जो है करीब चले जाते हैं नॉर्मल रूटीन की तरह। और एक हफ्ते में शनाया और जो है प्रेरणा की वो सारे इंतज़ाम अब धीरे धीरे शुरू होने लगते हैं। अब भाई शादियों की सिलसिला है वो एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे ईशा भी बहुत सारे मदद करती है। शनाया और आप आरू प्रेरणा समीर अवनी सारे एकत्रित होके जो है अब शनाया और प्रेरणा की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। एक हफ्ते बाद जो है और भी बहुत सारी चीज़ें वो होने लगते हैं। एक हफ्ते बाद 2-3 दिन और दिन बीत जाते हैं। अब हॉल वगैरह बुक किए जाते हैं। शनाया की मॉम भी, प्रेरणा की मॉम, आरू की दादी, ये लोग सारे अब शादी की प्रॉपर रस्म वगैरह जो है वो सारी चीज़ जो है एक एक करके बताते हैं। अब हॉल भी बुक हो जाते हैं, सारी तैयारी प्रॉपर तरीके से होते हैं। जो है 4 दिन पहले ही कुछ रस्में वगैरह के साथ सारी चीज़ शुरू होते हैं। यहाँ पे सारे दोस्त भी इकट्ठे हो जाते हैं। अब ईशा को वो सारी चीज़ करते हुए अपनी चीज़ों की वो याद आती है कि काश अगर ये चीज़ उसकी होती आरू के साथ तो बात अलग होती। वो अंदर से दुखी थी पर फेस पे वो चीज़ जाहिर नहीं करती, लेकिन जाहिर ना भी करेगी तब भी आरू को वो चीज़ का एहसास हो जाती है। ऐसे ऐसे दिन बीतने लगते हैं। फंक्शन भी शुरू होते हैं वो हल्दी के दिन आ जाते हैं। शनाया और प्रेरणा के जो हल्दी के दिन होते हैं वहाँ पे सारे जो है वो जैसे जैसे हर एक चीज़ का होता है सब किए जाते हैं। सब लोग बहुत मस्ती मजाक भी करते हैं। संजना तो फुल इंजॉय करती है समीर के साथ, अवनीत भी आया था वहाँ पे। तो सब कुछ प्रॉपर तरीके से होते हैं। हल्दी की रस्म होते हैं, संगीत के दिन आते हैं और पूरे प्रॉपर तरीके से वो करते हैं। लेकिन उस दिन जिस दिन संगीत थी उस दिन आरू की जो है कुछ अलग ही अंदाज़ थी। अब क्या अंदाज़ थी
ये जानेंगे हम अगले एपिसोड। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। और कभी कभार हमें अपनी दुआओं में याद कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, शॉर्ट है पर क्या कर सकते हैं। अब अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तो सी यू सून गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर। और एक और बात, कंट्रोवर्सी से दूर रहो यारो। तो बाय।